थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग ऑनलाइन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मील प्लानिंग का चैप्टर चल रहा है। इसमें मैंने मील प्लानिंग के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं और मील प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं इनके बारे में बताया। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग के प्रिंसिपल्स या थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स एक ही लगभग हैं। मैंने आपको थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का जब चैप्टर 4th यूनिट पढ़ाया था तो उसमें भी प्रिंसिपल्स बताए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि मील प्लानिंग जो की जाती है वो स्वस्थ अवस्था के लिए भी होती है और अस्वस्थ अवस्था के लिए भी होती है। तो जब हम स्वस्थ अवस्था के लिए करते हैं किसी व्यक्ति या परिवार के लिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी लोग हेल्दी हैं और हमें उनके लिए ऐसे आहार का आयोजन करना है जिससे सभी लोगों को पौष्टिक और संतुलित भोजन प्राप्त हो सके, साथ ही अधिकतम वो संतुष्टि प्रदान कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति से मील प्लानिंग करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करना चाहिए। ये एग्ज़ाम के ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बेटा आप पॉइंट्स में ज़रूर इसे पढ़िएगा। पहला इम्पॉर्टेंट ये वाली जो चैप्टर है वो मैं अदर बुक से बता रही हूँ, जिसका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने पर फोटो स्टेट पेपर आपको दे दूँगी। अभी आप ध्यान से सुनिए कि क्या है, क्योंकि आप मेरी बुक में ढूंढते रह जाएंगे। वहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी मैंने पढ़ाया है। यहाँ मैं नॉर्मल न्यूट्रिशन की जब हम प्लानिंग करते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन की जब हम प्लानिंग करते हैं तो किन सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक सदस्य का जो आरडीए है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैंने आरडीए आपको 2020 का भी पढ़ा दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया है, और हर एज ग्रुप में क्या आरडीए होता है हम भारतीयों का इसके बारे में बताया है। तो आरडीए का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। आरडीए के अनुसार प्रस्तावित जो भी पोषक तत्व दिए गए हैं उनको लेना चाहिए। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुरूप मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहा था कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और हम आहार आयोजित कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई रिक्शा चालक है, हम उससे कहते हैं डेली जो है वो महंगे फल खाओ और काजू किशमिश बादाम पिस्ता को अपने आहार में शामिल करो, क्या वो खा सकता है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। तो जो वो खाने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जिन चीज़ों को ग्रहण कर सकता है सिर्फ उन्हें खाने की हमें एडवाइस देनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोवाइड मैक्सिमम सर्टिफाई वैल्यू, मतलब संतुलित आहार ऐसा आयोजित किया जाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को तृप्ति प्रदान कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। किताब में पूरी तरह तो नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं फ़ोटो स्टेट कराने की बात कर रही हूँ। मेरी बात को आप ध्यान से सुने। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, जो भी भोज्य पदार्थ लिए जाएं आहार आयोजित करते समय उनकी मात्रा बहुत उचित होनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत ज़्यादा कम हो। भोज्य पदार्थों की ग्राह्यता और स्वादिष्टता यानी एक्सेप्टेबिलिटी एंड प्लेटेबिलिटी ऑफ फूड, जो भी भोज्य पदार्थ आहार आयोजक के द्वारा आहार सजेस्ट किए जाएं आहार में, वो पूरी तरह एक्सेप्ट किए जाने वाले होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया था, कोई वेजिटेरियन फैमिली है और आप उसको नॉनवेज खाने की सलाह दे रहे हैं कि अंडा मांस मछली प्रतिदिन खाएं या अंडा ही दूध में घोल घोल के पिएं, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और वो उनको स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा।
तो भोजन हमेशा एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्लेटेबल होना चाहिए, यानी स्वादिष्ट होना चाहिए। जो वैरायटी इन कलर, जो भी आहार आयोजित किया जाए उसमें वो कलरफुल होना चाहिए। जैसे उसमें लाल रंग का टमाटर भी होना चाहिए, हरे रंग का खीरा और ककड़ी भी शामिल होनी चाहिए, सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्याज भी शामिल होना चाहिए। तो बहुत कलरफुल और फ्रूट्स रखे हैं तो काले और हरे रंग के होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वैरायटी इन कलर भी आहार में बहुत मायने रखता है। आहार आयोजित करते समय वैरायटी इन स्मेल, खाने में क्या सुगंध है, विविधता क्या है स्वाद की, हैं, बहुत ज़रूरी है। गंध की मतलब कितना स्मेली, कितना अच्छी स्मेल दे रहा है फूड, इस पे भी भूख बढ़ जाती है खाने वाले की। रचना में विविधता, वैरायटी इन टेक्सचर, टेक्सचर भी जो है वो वैरायटी होनी चाहिए। टेक्सचर का मतलब ये है कि कभी वो लिक्विड फॉर्म में हो, कभी सेमी लिक्विड फॉर्म में, कभी सॉलिड और कभी सॉफ्ट डाइट के रूप में आहार को परोसा जाना चाहिए। एक ही चीज़ है लेकिन कई तरह से, कई टेक्सचर में वो दी जा सकती है। शाकाहार और मांसाहार का विशेष रूप से ध्यान रखना आहार आयोजक को ज़रूरी है। यदि कोई अंडाहारी है, ये 3 कैटेगरी होती हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड एजिटेरियन। तो अगर अंडा खाने वाला है तो ये नहीं ज़रूरी है कि वो मांस भी खा लेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मछली भी खा लेगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी आहार का आयोजन करना चाहिए। कुछ अवधि के लिए कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी अवधि के लिए बस ज़रा सा एक दिन ज़रा दिखाया और उसके बाद हटा लिया। उसमें वैराइटीज़ डेवलप करें और उसको तरह तरह से आहार आयोजन में शामिल करें। कुछ भोजन को अभोज्य करार देना, यानी सम फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, ये कह देना नहीं नहीं ये भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। कुकिंग मेथड्स, जितने भी कुकिंग के मेथड हैं, भोजन पकाने की विधियां हैं, सभी को आहार आयोजक को ध्यान में रखते हुए आहार में शामिल करना आहार का सिद्धांत कहलाता है, आहार आयोजन का सिद्धांत कहलाना चाहिए। और आहार आयोजन इस तरह का होना चाहिए जिसमें टाइम, मनी और एनर्जी, यानी समय, शक्ति और ईंधन तीनों की बचत हो सके। ऐसा ना हो कि सुबह से लेकर रात तक हम किचन में खड़े आहार बनाते ही रहें, ऐसा प्लानर ने दिया है, ये गड़बड़ हो जाएगा। भोजन में मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है भोजन का, उस पे भी ध्यान देना है। आहार नियोजन लचीला होना चाहिए। मील प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब जैसा हम चाहें तुरंत उसको मोल्ड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मूंग की दाल पीसे हुए हैं तो कभी हम मूंग की दाल का चीला बना दें, कभी हम मूंग की दाल में ही मूंग की दाल में थोड़ा सा हरी मिर्च, अदरक और ये पेस्ट मिलाएं और थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डालें और ब्रेड के चारों ओर लपेट के उसे नॉन स्टिक पैन में सेक कर दे दें। तो फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास चीज़ उपलब्ध है लेकिन उसमें हम वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, ये वैरायटी भी कहेगी और फ्लेक्सिबल भी कहेगा। दैनिक आहार नियोजन में हल्के और भारी दोनों तरह के व्यंजन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल हल्का हल्का हो या बहुत भारी भारी हो। तो बैलेंस्ड मील प्लानिंग होनी चाहिए। मौसमी फलों और सब्जियों का जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको मील प्लानर को आहार में ज़रूर सलाद के रूप में एज सच फ्रूट्स को प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। आजकल तो बड़े रसीले सलाद आ रहे हैं, गाजर, ककड़ी, खीरा, प्याज, टमाटर, इनको ज़रूर सलाद के रूप में शामिल करना चाहिए। और जितने भी रसीले फल हैं, जैसे अनानास है, पपीता है,
संतरे हैं, मौसमी हैं, इनको आहार में एज़ इट इज़, और नारियल पानी की भी कहीं गुंजाइश होनी चाहिए आहार में। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या एडोलसेंट हैं जो कि अपने शरीर को भी बैलेंस करना चाहते हैं, और इस समय गर्मी में तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सभी के लिए ज़रूरी है, तो मील प्लानर को आहार में इस बात का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेय तरल पदार्थों को भी सेवन कराया जाए। आहार ऐसा ही प्लान होना चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग के बारे में बता दिया। आज स्टूडेंट्स मील प्लानिंग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और सेकेंड यूनिट पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपने उसमें आरडीए भी पढ़ा है और वो सारे फैक्टर्स पढ़े हैं जो मील प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड यूनिट में सारे कम्युनिटी के जितने भी वेलरेबल ग्रुप्स हैं इन सब के न्यूट्रो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग, एडोलसेंट्स और लेबर क्लास, ओल्ड एज, सबके बारे में बहुत डिटेल पढ़ लिया, सबके प्रैक्टिकल्स कर लिए, डाइट प्लान्स बना लिए। अब मुझे उम्मीद है कि सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ यूनिट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने केवल डेफिनेशंस ही पढ़ी थी। अब हम लोग आगे की कुछ पोर्शंस को पढ़ेंगे, और अगर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी तो इसी तरह पढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की क्लास समझ में आई होगी। जिस भी बच्चे की कोई क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, या पर्सनली या ऑफलाइन क्लास जब शुरू होंगी तो आप अपने क्वेश्चंस को राइट अप करके रखिए और बिल्कुल पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।